7 chapters of polity is equal to 80% of the questions come in UPSC prelims examination. 2014 में, 2020 में, 2021 में और 2023 में सेम क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो आर्टिकल 142 एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। और ट्रैप कहां है यूपीएससी का, नाउ आई विल शो यू। 2024 में जो आया था उसका थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू द स्टेटमेंट आस्क्ड इन 2023। राज्यसभा की पावर यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिस मत करिएगा। कभी कभी मेरे दिल में भी यह ख्याल आता है कि आई विश आई न्यू दीज PYQ पैटर्न फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स अर्लियर। जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं वो शायद जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मुझे कोई और बता देता। In this video, I have analyzed 200 plus UPSC prelims polity questions and I have spotted some game-changing patterns, some game-changing trends और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ common mistakes जो कि आप न करें, कुछ common trap जो कि UPSC बार बार आपसे polity के subjects में पूछ रही है। Okay? So without wasting time, let us get started. So polity एक ऐसी subject है जो कि सबकी माशूका है, खूब फेवरेट है। पूरे साल हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, उसके PYQ, उसके करंट अफेयर्स, उसके मॉक टेस्ट देते रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे यूपीएससी कहां से पूछती है सवाल कि वो गलत हो जाता है या कंफ्यूजिंग हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इफ यू थिंक इफ दिस इज योर डाउट। सो ये सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चंस आते हैं हर एक टॉपिक से। सो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि 7 chapters of polity is equal to 80% of the questions come in UPSC prelims examination। आप कहोगे कैसे भैया? ये देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, पॉलिटिकल थियरी, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आ रहे हैं जुडिशरी एंड देन इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग, आज से भी नहीं, ओवरऑल हम बता रहे हैं, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आप ये नीचे के चीजें नहीं पढ़ेंगे, लाइक इलेक्शन कमीशन हो गया, प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया, पंचायती राज हो गया, पढ़ेंगे, लेकिन हमारे रिवीजन में ये प्रायोरिटी होगी, हमारे PYQ एनालिसिस में ये प्रायोरिटी होगी, हमारे MCQs में ये प्रायोरिटी होगा ही होगा, ठीक है। इफ यू विल सी द ट्रेंड ऑफ लास्ट 2011 से लेकर 2024 और फिर 2022 से लेकर 2024 के बीच में अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे, हमने ये पता चलेगा कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का सेगमेंट है वो पहले से अब कम हो गया है। कम हो गया मतलब नहीं आया, नहीं, कम हो गया है। ज्यादा क्या हुआ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्योर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, द पॉलिटिकल शेड्यूल्स एंड राइट्स एंड ऑल, उसके बाद फिर हमारा जो यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर है वहां से क्वेश्चंस काफी अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 19% कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कमाल की बात यह है कि इन सब में इंटरलिंकेज है, ठीक है। अब जैसे रिट का क्वेश्चन है, रिट का जुडिशरी से इंटरलिंक है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है तो वो गवर्नर से और कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर से लिंक्ड है, तो इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है ना। तो कहीं आप बहुत ज्यादा थक तो नहीं गए पढ़ाई करके, रिवीजन करके, मॉक टेस्ट देके, वीडियोस देख के, PDF को डाउनलोड करके? मैं 2 लाइन बोल रहा हूं, उसको लिख लेना या फिर वीडियो को रिकॉर्ड करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनते रहना, जरूर सुनना। कि कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। तो आपके पीछे बड़े सारे लोग जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उठो और करो, जीत होगी तुम्हारी। ध्यान से देखो, 2014 में, 2020 में, 2021 में और 2023 में सेम क्वेश्चन आता है। ये जो पैटर्न अगर आपने अभी तक डिकोड नहीं किया तो कर क्या रहे थे आप, मुझे अभी बताइए। व्हाट यू हैव बीन डूइंग, कर क्या रहे थे आप? अभी भी टाइम है, इस पैटर्न को समझिए, अप्लाई करिए एंड देन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप इजीली 2 मार्क्स ले जाएंगे और टाइम भी आपका बच जाएगा। समझ रहे हो कैसे? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। इन द लास्ट 10 साल पहले क्वेश्चन आ गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? तो आप कहेंगे प्लेसेस अफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, कि लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, स्टेट
पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाती है, न कि ये स्टेटमेंट 1 है जो कि इंडिविजुअल पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है, इंटरेस्ट ऑफ अथॉरिटी। ये तो अफगानिस्तान हो गया, ये क्या पता तालिबान वाला चीज हो रही है ये, ठीक है, लेकिन ये हमारा भारत है। ठीक, अब देखो 2020 में क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, इनमें से क्या है लिमिटेड गवर्नमेंट है। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर है, यहां पे एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस दिए जाते हैं। ये देखो 2021 में क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, फिर से पूछ दिया आपसे, क्या है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अभी भी नहीं समझे तो 2023 में अगेन क्वेश्चन आता है, क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। व्हाट, बताओ क्या होगा इट डिफाइंस द लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ गया कैसे होगा ये, ठीक है। अगर इस तरीके की एनालिसिस अगर आपने नहीं की है तो अभी मेरी जितनी भी वीडियोस हैं YouTube पे जाइए देख डालिए, और उससे भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो जाइए आप PYQ अस्त्रा जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था एनालिसिस का, वो आप लीजिए, अभी आपको बता देंगे। कहने का मतलब ये है what UPSC wants from you, what UPSC wants is to understand the philosophy of some basics like लिबरलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, साथ में लिमिटेड गवर्नमेंट किसको कहते हैं, ये सब एक फिलॉसफी है, उसी से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सो आप ये रटिफिकेशन मत करिए, आप सिर्फ आर्टिकल्स को याद करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आर्टिकल्स को इंटरलिंक करना हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी कि आपको कुछ कीवर्ड पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप पे जाइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, मोबाइल ऐप पे जाके यूपीएससी की टर्म्स आप जाएंगे, वहां पे मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन हमारा आता है 2015 में दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं डीपीएसपी से। ठीक है, और सेम क्वेश्चन यहां पर आता है 2020 में, एकदम सेम डिट्टो डीपीएसपी से। अब क्या क्वेश्चन है देखो, कल्याणकारी राज्य हमारे संविधान में कौन से हिस्से को कहा गया है, वेलफेयर स्टेट कौन से हिस्से को कहा गया है, प्रियम्बल को, एफआर को, 7th शेड्यूल को, नहीं जी, डीपीएसपी को कहा गया है कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, डीपीएससी प्रिंसिपल जो है किस रिगार्डिंग में कौन से सही है, क्या है, प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ठीक है, सही है। अब सेम चीज अगर आप देखोगे 2020 में क्या पूछ दिया है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, क्या होगा भाई, डीपीएसपी। ठीक है, ये देखो 2020 में सेम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन भी मेरे पढ़ाए हुए से, मेरी एनालिसिस से निकल कर आ जाता है, वहां तुम्हारी जीत हो, मेरी तो सबसे बड़ी जीत है। बिकॉज +2 मार्क्स यू विल गेन, नॉट ओनली +2 मार्क्स बट 10 सेकंड में तुम बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ताकि वो जो टाइम है दूसरे क्वेश्चन में लगा पाओगे। नाउ विच रेफरेंस टू कंटेन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पार्ट 4 यहां पर बताया भी नहीं है कि क्या होता है पार्ट 4, क्या नहीं होता है, बताया भी नहीं है, लेकिन आपको पता करना है पार्ट 4 क्या है हमारा। ठीक है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, एंड द प्रिंसिपल लेड डाउन ये मेकिंग द स्टेट। ठीक है, डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, जिसके थ्रू ये रिपीटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कॉमनैलिटी क्या थी इसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड वेयर इट इज एनश्राइंड। कहां पे है, डीपीएसपी में एनश्राइंड है। यानी कि ये बात इन्फोर्सिएबिलिटी और नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या वो जस्टिसिएबल है, क्या ये जस्टिसिएबल नहीं है। सेम प्रियम्बल के लिए भी समझ लेना, प्रियम्बल का मोटो क्या है, ठीक है, उसका थियरी क्या है प्रियम्बल की, जस्टिसिएबल है प्रियम्बल या नहीं है, अगर है तो फिर कैसे होगा, समझ रहे हो। यहां पर फंडामेंटल राइट को भी आप रख सकते हो, यहां पर आप फंडामेंटल ड्यूटी को भी रख सकते हो, तो इसको कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, 90% लोग सिर्फ सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू, लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं वो पीवाईक्यूज की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ डीपीएसपी इन शेपिंग सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस इन लॉ मेकिंग इंडिया, आर्टिकल 44। ठीक है, क्या है हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। एक मेरी स्टूडेंट थी अवंतिका,
एक मेरा स्टूडेंट था राहुल, अवंतिका ने मेरी बात मानी और उसने पीवाईक्यूज की मतलब पहले सिलेबस को कवर किया, उसके बाद फिर पीवाईक्यूज की एनालिसिस करना शुरू किया। ठीक है, राहुल था, उसने भी सिलेबस कवर किया, लेकिन उसने क्या रैंडम पीवाईक्यूज सॉल्व करता था टेलीग्राम पे, लॉट्स ऑफ वीडियोस राहुल देखता था और पढ़ाई करने में दोनों अच्छे थे। लेकिन अवंतिका की तार्किक क्षमता काफी अच्छी थी, इंटेलिजेंट एनालिटिकल स्किल काफी अच्छी थी और उसने पीवाईक्यू को डिकोड कर लिया। अब वो कोई भी क्वेश्चन आता था ना तो वो अपने एनालॉजी के साथ वो लगा लेती थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करता था राहुल और पढ़ाई करता था, सॉल्व करता था, पढ़ाई करता था, रिवीजन करता था। क्या हुआ एंड में? रिकॉल वैल्यू इसकी ज्यादा हुई अवंतिका की, इसने प्रैक्टिस किया था, इसने ट्रेंड को समझ लिया था कि अब अगला क्वेश्चन या फिर ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसी के बेसिस में अपनी पढ़ाई करूंगी। राहुल ने किया नहीं था। अवंतिका के 100+ मार्क्स थे प्रीलिम्स में 2023 में और राहुल के नहीं थे राहुल के। नाउ जितने भी स्टूडेंट्स ने पीवाईक्यू वस्त्रा जो हमारे रिकॉर्डेड स्ट्रैटेजी वीडियोस का एक्सेस लिया है और उसको देखा है ध्यान से, उन्होंने क्या क्या कहा है वो आप सुनिए। कैसा रहा आपका पीवाईक्यू वस्त्रा? हैव यू वॉच्ड ऑल द वीडियोस एंड ऑल? क्वाइट क्लियर, वेरी नाइस। समझ में? बहुत अच्छे, हाँ सर, बहुत अच्छे वीडियोस थे। मतलब उनसे काफी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं कि किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, जैसे जो आपने टॉपिक उसमें जो माइक्रो थीम्स बताए थे उनको मैं अच्छे से रीड कर रही हूँ, उनके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ और उनको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। उसका जो आपका वीडियो है उसमें सब कुछ इतना क्लियर है कि डाउट मतलब आ नहीं रहे हैं, उसमें ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर की हुई हैं। In polity, it's a very vast subject, but following the PYQs themes and the micro themes that are being mentioned, it gives a very much clarity on what a smarter approach to what to actually focus on and what to just skip. And I was not focusing on revision, and basically I was not focusing on PYQ. When I just saw your video that of PYQ analysis, I didn't know that I need to work on a detail orientation should be done. But even registered many places, and I didn't got about this level of PYQ analysis step. I saw the notes of what you gave, sir. Actually, it is a great note, sir. I never ever saw that type of notes. Here somewhat I am getting clarity, so I believe that this time I can reach cutoff level. I'm sure. You have interlinked the PYQs. The PYQ is growing. You have shown a different aspect now. ये स्टूडेंट भी आप जैसे ही थे, जब आए थे तो बहुत कंफ्यूज थे, लास्ट मोमेंट पे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ तो लिया था सब, लेकिन अब उसको हम कैसे प्रैक्टिस में ले आए। ठीक है, सो आप भी एक्सेस कर सकते हो ये सारी वीडियोस, हर एक वीडियो हमने रिकॉर्ड की हुई है, चाहे वो साइंस एंड टेक पे, पॉलिटी पे, आईआर पे, ज्योग्राफी पे, एनवायरनमेंट पे, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री पे, हर एक वीडियोस हमने ली हुई है। आपको नीचे हमारे मोबाइल ऐप में जाना है, वहां से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही इजीली, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, जिस तरीके की पीवाईक्यू हम यहां कर रहे हैं भी आगे भी आपको दिखाते हैं। ये हमारा मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आप जा सकते हो, यहां पर ये सारी वीडियोज हैं, पीवाईक्यू वस्त्रा, रिवीजन की कंपेंडियम। ठीक है, ये सारी वीडियोस हैं, आप ऐसे डैशबोर्ड में अपने जाके लर्न सेक्शन में जाके अपने डैशबोर्ड में एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए और इजीली, और ऑनेस्टली बता रहा हूं, बहुत हेल्प कर रहा है बच्चों को, आपको भी हेल्प करेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दिस एग्जामिनेशन। सी, जो हमारा यूपीएससी की टर्म्स है ना, वो तो गेम चेंजर है, रिवीजन के मामले में गेम चेंजर है, क्योंकि यहां पे देखिए जीएस पेपर 3 अगर हम कर रहे हैं तो जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, न्यूक्लियर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। जीएस पेपर 1 में एंशिएंट, ये सारे क्या है, हैंडआउट्स हैं, ई बुक्स हैं, फटाफट रिवीजन वाले, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या दी गई है, नीचे कमेंट सेक्शन में है, आप जाके वहां पे कर सकते हैं। इसी तरीके की एनालिसिस हमने ये पूरी ली हुई है। जैसे ये जुडिशरी में कहां से क्वेश्चंस आए हैं पिछले 12 सालों में, जैसे रिट्स एंड फंक्शन, किस टाइप के क्वेश्चन थे 2024 में, रिट्स और उसके फंक्शन के ऊपर थे। रिपीटेटिव थीम था 2022 का एक क्वेश्चन एकदम 2024 में पूछा था। फिर 2022 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ऊपर क्वेश्चन आया। फिर जजेस इन पावर ऑफ हाई कोर्ट 2021 में क्वेश्चन आया। प्रोविजंस रिलेटेड टू 2021, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 2019 में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट्स
and then role of judiciary, then judiciary, jurisdiction of Supreme Court, and then role of Parliament and judiciary. ये सारी चीजें कहाँ थी? जुडिशरी पे आई हुई थी. हमने क्या किया? डिटेल में यहाँ पे और भी डिटेल में माइंड मैप के थ्रू कर दिया था. एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं क्या था. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो आर्टिकल 142 एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था. और एक और क्वेश्चन आया था वो था ऑर्डिनरी लॉज के फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन से रिलेटेड. पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से ज्यूरिसडिक्शन डिक्लेयरिंग रिव्यूइंग. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट से ग्राम न्यायालय एक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस एंड मीडिएशन रोल ऑफ सोशल एक्टिविस्ट. ऑलराइट, ये देखो, ये है हमारा है इलेक्शन. इलेक्शन में जैसे कि हमने आपको बताया बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही. डिलिमिटेशन कमीशन पे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं. इलेक्टोरल लॉज पे क्वेश्चंस बन चुके हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड इन इलेक्शन, मतलब क्या है भाई, अगर चुनाव में खड़ा होना तो किस तरीके क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए था. कंपोजिशन एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज. दीज आर दी पैटर्न हाउ यूपीएससी वांट्स यू टू स्टडी फॉर यूपीएससी पॉलिटी. ठीक है. ये देखो, इलेक्टोरल प्रोविजंस एंड क्वेश्चन. डिलिमिटेशन कमीशन में 2 बार क्वेश्चन आए थे, ये मेंशन है. इलेक्टोरल लॉ से 2 बार आए थे, ये मेंशन है. फिर कुछ कंपोजिशंस एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये देखो स्ट्रक्चर से और उसके शेड्यूल और ओवरसीइंग से क्वेश्चन बने हुए थे. दैट वी हैव ऑलरेडी डन इट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2024 में हमारा वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन आया था. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, 44 अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, रोल एंड प्रेसिडेंट ऑफ बिल, ये ऑलरेडी हैं. ये सारी चीजें हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा. बट डोंट फोकस ऑन ओनली डाउनलोडिंग द पीडीएफ एंड देन ऑल. अभी आगे देखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रैप कहां है यूपीएससी का? नाउ आई विल शो यू. द ट्रैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ताकि आप, ये पता कहां से चलता है? ये पता चलता है एनालिसिस करने से. ठीक है, ध्यान से देखना. ये क्वेश्चन है 2022 का और ये 2023 का. 22 में चलते हैं. ये सवाल आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि एच.एन. सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट फॉर देमसेल्फ. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. ठीक. फिर पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है. सबसे इसमें जो है वो गलत स्टेटमेंट ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है हमारे कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को. ठीक है, ये नहीं डिफाइन करता है. ये है ट्रैप. ये ट्रैप कैसे पता चला हमें? क्योंकि सेम 2023 में एक क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 of the constitution India would be limited by the article 335 for maintaining the efficiency of the administration. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही भी है कि इसको लिमिट किया जा सकता है और सरकार के पास एकदम मतलब इतनी शक्ति नहीं दी गई है ताकि वो भाई इसको फंडामेंटल राइट को तोड़ सकें अपने आर्टिकल से. ठीक. यहां क्या दिया है? आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. यहां पर हमें फिर दिखा कि यार ये गलत था. फिर ये इन्होंने लिखा है कि डिफाइन, तो हर चीज नहीं डिफाइन है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बजट भी नहीं डिफाइन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो समझ रहे हो आप ट्रैप क्या है? तो जब तक आप पीवाईक्यू के एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा. ये इजी क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है यार, मतलब हम नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इन ट्रैप्स को देख लेते हैं तो हम आंसर भी अपना मार्क कर सकते हैं. ठीक है. अब आगे देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिस मत करिएगा. आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. द एग्जामिनर कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन, हम लोग बात करने वाले हैं अब मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल. किसके बीच में? लोकसभा वर्सेस राज्यसभा. ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल एक दो क्वेश्चन आता है. इस साल भी आएगा. अगर नहीं देखे तो मिस हो सकता है ये क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पे. देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको. 2024, 2024 एंड 2023. ठीक है. इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं. ये देखो 2018, 2016, 2015 और ये भी 2022 का क्वेश्चन है. ठीक है. ये सारे क्वेश्चन एक ही थीम, माइक्रो थीम और टॉपिक से हैं. कौन से टॉपिक्स हैं? जो कि मैंने भी आपको बताया था. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. 4 स्टेटमेंट है, चारों में से चौथा स्टेटमेंट गलत है. मैं आपको बता देता हूं. आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर रेस्पेक्ट टू मनी बिल, सही है. मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट, सही है. ठीक है.
द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट अमेंड इट। सही है। अमेंडमेंट मनी अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। ये गलत है। ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रेजोल्यूशन। सही। ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे बिल भी होते हैं जो कि रेजोल्यूशन के बाद लैप्स नहीं होते, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट उसको सही मान लेते हैं। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। चलेगा। सही है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट है, अ बिल इन रिगार्ड्स टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज इंटेंशन टू समन द हाउसेस to a joint sitting lapses on the dissolution of Lok Sabha। Joint sitting इतनी easily से नहीं होता है, और दूसरी चीज मनी बिल के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, हाउ मेनी ऑफ द above स्टेटमेंट आर करेक्ट? इन तीनों में से पहला स्टेटमेंट क्या है? When the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill। भाई तो गलत है। When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, only make a recommendation। ठीक है, ये सही है हमारा। In the case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but there is joint sitting necessary for finance bill। देखो यहाँ पे necessary नहीं है, ध्यान समझा। अगर यहाँ ये partially incorrect हो partially correct है, अगर ध्यान दें तो joint sitting finance bill पर ही होती है, लेकिन यहां पे नेसेसरी नहीं है कि हर फाइनेंस बिल के ऊपर ही ज्वाइंट सिटिंग हो। ठीक है। तो स्पेसिफिकली फाइनेंस बिल अगर आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 से रिलेटेड होगा तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, उसके बाद में होगा तो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। मतलब कि ये इसका जो एक ही स्टेटमेंट सही है। अगर तुम ध्यान से देखोगे लगभग सबका लास्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मैं आपको मतलब चीट कोड नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया है। लास्ट स्टेटमेंट सबका अलग है। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट के अलावा लेट अस सी द इंपॉर्टेंट एनालिसिस व्हिच आई हैव ब्रॉट फॉर यू। सी, क्वेश्चन नंबर 2024 में जो आया था उसका थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू द स्टेटमेंट आस्क्ड इन 2023, जो पहला स्टेटमेंट था। ठीक है। स्टेटमेंट्स आर गेटिंग कॉपीड, स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब एक चीज देखो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये जो है ये एग्जैक्टली 2016 में क्वेश्चन आया था, जिसके सेकंड स्टेटमेंट यही बात कर रहा था। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इंटरचेंज कर दिया है बस। ठीक है। इसका भी ये आंसर सही है। ऊपर वाला आंसर क्या था? स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब भी पता होना चाहिए आपको, जो कि हम एडजर्नमेंट मोशन से, मतलब कि डिस्टर्बेंस हो जाती है, चीजें, सेशन बंद हो जाता है, तो उससे रिलेटेड मतलब बिल लैप्स नहीं होता है। तो ये सही था। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आया था वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये 50 में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा नॉट करेक्ट, तो हमारा दिमाग जो है वो मतलब डिकोड नहीं कर पाता है कि यार करेक्ट ढूंढे नॉट करेक्ट ढूंढे। आपको क्या करना है, इसमें से आपको विलिंगली करेक्ट ही स्पॉट करना है। ठीक है। करेक्ट स्पॉट कर लिया तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, इस पूरे के पूरे केस में जो इनकरेक्ट है वो ये है, मनी बिल इज कंसिडर्ड विथ अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। यहां पे ये बहुत अलग क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, वो भी कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड और एक तरीके से हमारे कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, ये देखिए 2015 में भी सवाल रिपीट ही हुए थे, जैसे कि हमने यहां बात की थी। ठीक है। ये वाला 1, 2 और 3, ये तीनों 2015 का पहला स्टेटमेंट, 2023 का पहला स्टेटमेंट और 2024 का तीसरा स्टेटमेंट, दे आर ऑल इक्वल थे वो। ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करेंगे, यहां क्या दिया है, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, राज्यसभा कैन नॉट वोट। ठीक है। ये राज्यसभा कैनॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे कैन डिस्कस बिकॉज यहां पे फाइनेंस बिल होता है। ठीक है। फाइनेंस बिल से रिलेटेड राज्यसभा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकता है, फाइनेंस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, बिकॉज दैट इज अ मैटर ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो ये सही है, ये हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है।
ठीक है। एक क्वेश्चन क्या आया था, अ बिल अमेंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, ठीक है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडमेंट बिल प्रेजेंटेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हर असेंट. Constitution of the constitutional amendment bill must be passed by the both house of the Lok Sabha and Rajya Sabha for a special majority and there is no provision of joint sitting. ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था, ये क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर, ठीक है, जो 368 हमारा आर्टिकल है उससे रिलेटेड, ठीक। नाउ अगर आप ध्यान से देखिए तो हम लोग यहां वापस आते हैं, ठीक। ये क्या है, क्या चाह रहा है आपसे, क्लैरिटी ऑन टाइप ऑफ बिल्स, मतलब कि मनी बिल आर्टिकल 110 और 109 के बारे में, व्हाट क्वालिफाइज एज अ मनी बिल, क्या होता है मनी बिल, कैसे इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा की पावर यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जैसे याद है हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म में कंफ्यूज करती रहती है यूपीएससी, ठीक है, वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में कंफ्यूज करती रहती है यूपीएससी, ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो। फाइनेंस बिल 117 आर्टिकल में जो है वो मनी बिल से डिफरेंस कैसे है, ठीक है। राज्यसभा ग्रेटर पावर टू अमेंड और रिजेक्ट इट, कौन सा, फाइनेंस बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर क्या ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, ठीक है, ये जरूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 338, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग एंड प्रेसिडेंशियल असेंट, स्पेशल मेजोरिटी भी 4 तरीके की होती हैं, उनको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसे कि 109, 110, 117, 368, प्रिसाइज कंडीशंस अंडर विच डिफरेंट बिल लैप्सेस और कंटिन्यू, हमेशा पूछता है कि अगर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया बिल पे तो क्या बिल लैप्स हो जाएगा, क्या राज्यसभा से 14 दिन के अंदर अगर बिल नहीं आता है तो क्या बिल लैप्स हो जाएगा, क्या राज्यसभा मतलब अमेंड कर देता है बिल को तो क्या लोकसभा उसको एक्सेप्ट कर देगा या बिल लैप्स हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं, आपसे पूछ चुका है और पूछेगा आगे भी, ठीक है। सो नुआंसेस अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की क्या प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन होते क्या चीज है, ठीक है, कि राज्यसभा अप्रूवल नेसेसरी है, एडवाइजरी है या इररेलेवेंट है। दीज आर द थिंग्स विच यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी लक्ष्मीकांत, जो हमारी पार्लियामेंट का चैप्टर है, बिल से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन किस चीज का था, ये क्वेश्चन था हमारा पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिटिकल थियरी, इनडायरेक्टली जुडिशरी से रिलेटेड है। यहां पूछ दिया है कि द एसेंस ऑफ व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस, तो आप कहेंगे कि ए द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। ये कहां से आप पढ़ोगे, ऐसे टर्म अगर आपको बोल देंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, लिबर्टी का असली मतलब क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म का असली मतलब क्या है, ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। यहां देखो, यहां पूछा है चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता ही था, इट डिफाइंस लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। यहां पूछा है स्टेट का मतलब क्या होता है, ये सब कहां से पता चलेगा आपको, ये जो हमारे की टर्म्स मैंने बताए थे वहां से पता चलेगा। यूपीएससी की टर्म्स ऑफ पॉलिटी अगर तुम ध्यान से देखोगे यहां डिफाइन किया हुआ है, क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ये वो की टर्म्स है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि हमारे मोबाइल ऐप में आप जाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो दिखेगा। ये देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डेफिनेशंस क्या है इसके, ठीक है, आर्टिकल किस आर्टिकल के अंडर आता है, और जुडिशियल केसेस क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस ओरिएंटेड भी। ऑलराइट, ये देखिए यहां पर हमने एक नेचुरल जस्टिस क्या होती है, प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जुडिशियल केस क्या हम रिकॉल कर सकते हैं इसमें, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1975, कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाज नॉट सिनोनिम विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इनमें और उनमें क्या फर्क है, ठीक है। इस तरीके की कंटेंट आपको वहां मिलेगा, कहां पे, यूपीएससी की टर्म्स में, चाहे पॉलिटी का हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी का हो, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, गवर्नेंस। दिस इज द फाइनेस्ट मटेरियल टू रिवाइज इन यूपीएससी प्रीलिम्स, सो दैट आपके पास कंटेंट एकदम टू द पॉइंट हो और रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सो आई होप कि आपको यूपीएससी पॉलिटी की ये स्ट्रैटेजी वीडियो पीवाईक्यू के एनालिसिस समझ में आई होगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपके सारे लिंक दिए हुए हैं, एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।